एपिसोड 181 ओल्ड अभय इज बैक। राजस्थान कोर्ट। आज उन्हीं जज के सामने फिर से आयशा और अभय बैठे थे, जिन्होंने उन दोनों को 6 महीने साथ रहने का टाइम दिया था। जज भी इस बात से काफ़ी खुश थी कि फाइनली अभय और आयशा ने एक दूसरे के साथ रहने का फ़ैसला कर लिया है। इसीलिए वो दोनों 6 महीने पूरे हो जाने पर भी कोर्ट नहीं आए। ये तो जज के लिए भी शॉकिंग था, उन दोनों का तलाक के लिए फाइनल फैसला सुनकर। इनफैक्ट अब तो उन दोनों ने डाइवोर्स पेपर्स पर साइन तक कर दिए थे और अब बस जज की मोहर लगने की देरी थी। जज ने डाइवोर्स पेपर्स हाथ में लेते हुए उन दोनों से कहा, मिस्टर राठौर, मिस बेदी, क्या यह आप दोनों का फाइनल फैसला है? एक बार फिर सोच लीजिए आप दोनों। जी, दोनों एक साथ बोले। दोनों के ही स्वर में काफ़ी रूखापन था। अपनी मोहर उन पेपर्स पर लगाकर जज ने उन दोनों के तलाक को मंजूरी दे दी, जिसका मतलब ये था कि वो दोनों अब से पति पत्नी नहीं रहे। कोर्ट रूम से बाहर आकर उन दोनों ने एक बार भी एक दूसरे की तरफ नहीं देखा। अब वह सीधा अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ा और ड्राइवर सीट पर जाकर बैठ गया। अभय के पीछे वाली गाड़ी में एक गाड़ी और थी और खड़ी थी, जिसमें देवव्रत जानकी बैठे हुए थे। उनके साथ में केतकी और आदर्श भी मौजूद थे। आयशा भी अपनी गाड़ी में जाकर बैठने को हुई थी कि तभी देवव्रत अपनी गाड़ी से उतरे और आयशा को आवाज़ लगाई, आयशा बेटा, हमसे बिना मिले जाएगी? मगर आयशा ने उन्हें कोई जवाब नहीं दिया और ना ही एक बार भी वो पीछे मुड़ी। उसने गाड़ी का डोर खोला और अंदर बैठ गई। गाड़ी के अंदर मंजीत और राजवीर पहले से ही बैठे थे और उनके साथ में सायशा भी थी। दीदा और भाई कहाँ हैं? आयशा ने अपनी माँ से पूछा। उसकी आवाज़ एकदम नॉर्मल सुनाई पड़ रही थी, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। वो लोग एयरपोर्ट पर हैं। हम राजस्थान छोड़कर जा रहे हैं। अब इस शहर में कुछ भी नहीं बचा है हमारे लिए, मंजीत भारी सी आवाज़ में बोली। मुंह मटकाते हुए आयशा बोली, तो फिर हम जाएंगे कहाँ अब? चंडीगढ़ तुम जा नहीं सकते। हम लोग देहरादून जा रहे हैं, वहाँ राठौर परिवार हम तक नहीं पहुँच पाएगा, राजवीर ने आयशा से कहा। तो सायशा बोली, लेकिन पापा, राठौर खानदान हम तक पहुँचेगा ही क्यों? मेरा मतलब है कि जो वो लोग चाहते थे वो तो हो गया है ना, नीनी और अभय का तलाक। फिर अब क्या चाहिए उन दोनों को हमसे? फिर अब क्या चाहिए उन लोगों को हमसे? बेटा, तुम दोनों अभी बच्ची हो, तुम दोनों ऐसे लोगों से कभी टकराई नहीं हो, इसलिए तुम्हें ऐसा लग रहा है कि ये लोग हमें अब कभी परेशान नहीं करेंगे। मगर हम जानते हैं ऐसे लोगों को, ऐसे लोग बहुत बेशर्म होते हैं, इसलिए हमें यहाँ से जाना होगा। मंजीत ने सायशा को समझाया तो वो अपने मन में बोली, ऐसे में तो कुसुम की शादी अभय जीजू के साथ हो जाएगी। वो गीतांजलि बुढ़िया पूरी तरह से जीत जाएगी। पता नहीं इस नीनी ने इतनी बड़ी बेवकूफ़ी क्यों करी जीजू को तलाक देने की। मम्मी पापा ने कहा और ये बुद्धू लड़की मान गई इनके कहने पर आकर। अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। तभी उसकी फ़ोन में एक मैसेज आया। वो मैसेज था अनिरुद्ध का। वो मैसेज रीड करने लगी, भाभी का ख्याल रखना, उन्हें ज़्यादा स्ट्रेस मत देना, ओके? अनिरुद्ध का मैसेज देखकर सायशा हल्का सा मुस्कुराई। हालांकि उसका मैसेज आयशा पढ़ चुकी थी, मगर वो कुछ बोली नहीं। चले, राजवीर गाड़ी स्टार्ट करते हुए बोला। तो आयशा ने कहा, जाने से पहले हम गोलगप्पे तो खा ही सकते हैं एक आखिरी बार इस शहर के।
पता नहीं दोबारा कब मौका मिलेगा मुझे इस शहर में वापस आने का। आयशा की खिलखिलाती हुई आवाज़ के पीछे की तकलीफ़ राजबीर और मंजीत वो दोनों महसूस कर पा रहे थे। ठीक है, पर राजवीर ने गाड़ी स्टार्ट की और कोर्ट के मेन गेट से बाहर निकल गई उनकी गाड़ी। अब वहाँ कोर्ट में बस राठौर्स की गाड़ी ही बची थी। आयशा और बेदी परिवार ने देवव्रत से बात नहीं करी और न ही उनसे एक आखिरी बार मुलाकात करी। तो इस बात से साफ जाहिर हो रहा था कि बेदी परिवार राठौर परिवार से अब नाराज़ नहीं है, बल्कि अब वो लोग राठौर परिवार से नफरत करते हैं। इनफैक्ट अब बेदी परिवार की नज़रों में राठौर परिवार उनका दुश्मन बन चुका था। के मिला आपको दोनों बच्चों को अलग करके। रंजीत भाई साहब के सामने दो परिस्थितियाँ रखी जिसमें से आपने अपनी दोस्ती चुनी, और जो आपने मंजीत को अपनी बेटी माना था वो सब बस दिखावा था, है ना? जानकी देवी देवव्रत से कह रही थी। तभी गाड़ी का दरवाज़ा खुला। वो दरवाज़ा अनिरुद्ध ने खोला था। मैं भी आप लोगों के साथ चल रहा हूँ, अनिरुद्ध बोला। तू तो अभय के साथ था, फिर उसे अकेला क्यों छोड़कर आ गया तू? केतकी ने अभय के लिए परेशान होते हुए अनिरुद्ध से पूछा। मैं तो जा ही रहा था भाई के साथ, मगर उन्होंने कहा कि उन्हें कुछ देर अकेले रहना है, इसलिए। अनिरुद्ध अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया कि केतकी और जानकी वो दोनों उस बेचारे पर काले बादल की तरह फट पड़ी। तूने उसे अकेला क्यों छोड़ा बेवकूफ़ लड़के? कहीं गुस्से में आकर अभय कोई गलत कदम ना उठा ले, एक बार सोच तो लेता। केतकी अनिरुद्ध को बुरी तरह से डांट रही थी, और अब तो जानकी भी उस पर चिल्लाना शुरू हो गई। जा, अभय के पास वापस जा, उसके साथ आ, उसकी गाड़ी में बैठ के। मगर तब तक शायद देर हो चुकी थी, क्योंकि अभय की गाड़ी वहाँ से पहले ही गायब हो चुकी थी। वहीं पूरा बेदी परिवार राजस्थान एयरपोर्ट पर था। आयशा के चेहरे पर किसी को भी दुख की लकीरें नज़र नहीं आ रही थी, मगर फिर सभी को ये लगा कि शायद से आयशा खुद को स्ट्रांग दिखाना चाहती है उनके सामने, इसीलिए वो बस खुश रहने की कोशिश कर रही है। नीनी, हम तेरे साथ हैं, करण बोला उसे साइड हक करते हुए। तो आयशा उस पर हंस पड़ी और बोली, हाँ वीर जी, मैनू पता है तुसी सब मेरे नाल हो, आप मेरी इन्नी फिक्र ना करो। तुहाडी बहन शेरनी है, और शेरनी किसी से नहीं डरती है। बी प्राउड ऑफ यू बेटा। मंजीत ने आयशा के माथे को चूमते हुए उससे कहा। वो अपनी बेटी की बहादुरी पर गर्व कर रही थी। अब मैं ज़िंदगी की एक नई शुरुआत करूँगी मम्मी, मुझे मेरा मिशन पूरा करना है अब, आयशा अपनी माँ से बोली। मिशन शब्द सुनते ही राजवीर और मंजीत को उस पर शक होने लगा कि कहीं आयशा फिर से अभय के टच में ना आ जाए। कैसा मिशन? राजवीर ने उसे शक की निगाहों से घूरते हुए पूछा। सक्सेसफुल और फेमस लॉयर बनने का मिशन पापा, ताकि दुनिया मेरी जैसी वकील की मांग करे और शहरत मेरे कदमों को चूमे। ये है मेरा मिशन। आयशा ने बड़ी चालाकी से राजवीर से झूठ कह दिया ताकि उसके पापा उस पर शक ना करें। ओह अच्छा, ठीक है, अपने ये ख्वाब तो देहरादून जाकर कर लेना पूरे, राजवीर ने उससे कहा। मगर आयशा ने अपने पिता की बात को बीच में ही काट दिया और बोली, पापा मैं देहरादून नहीं जा रही हूँ, दिल्ली जा रही हूँ। मैं बाहर रहकर अपनी बाकी ये प्रैक्टिस करूँगी, और मैं मेरी कुड़ी के साथ जाऊँगी। दीदा भी आयशा के साथ जाने के लिए कहने लगी। ठीक है, तो फिर मैं और मंजीत देहरादून जा रहे हैं, हम दोनों कुछ टाइम वहीं रहेंगे। अमन और करण दोनों लंदन जा रहे हैं बिजनेस के काम से। तू बता कोको, तुझे कहाँ जाना है? राजवीर ने साहिशा से पूछा, जो अभी अपने फ़ोन पर
टाइपिंग करने में बिजी थी। कोको। राजवीर ने फिर से उसका नाम पुकारा तो उसने अपना फ़ोन अपनी पॉकेट में रख लिया और बोली, मैं भी नीनी और दीदा के साथ ही दिल्ली जाऊंगी। मैं वहीं के हॉस्पिटल में काम करूंगी। ओके। अब तो सायशा ने भी अपने परिवार वालों को अपना फैसला सुना दिया था। राजवीर और मंजीत को आयशा पर शक तो हो रहा था कि ज़रूर वो दोनों मिलकर कुछ बड़ा प्लान कर रही हैं, मगर अभी वो उन दोनों के प्लान को भंग नहीं करना चाह रहे थे, इसीलिए दोनों ने कुछ ज़्यादा कहा नहीं। वहीं राठौड़ महल में देवव्रत और बाकी सब महल पहुंच चुके थे, मगर अभय उन्हें कहीं दिखाई नहीं दे रहा था, जिससे उन्हें अब घबराहट होने लगी थी। कुसुम और ठाकुर खानदान ने तो अब अपना डेरा ही राठौड़ महल में जमा लिया था। वो वहां से कहीं जाते ही नहीं थे। हो गया तलाक। गीतांजलि, जो भी कुसुम और गायत्री की शादी के लिए थीम डिसाइड कर रही थी, वह अनिरुद्ध से बोली, जी आपकी कृपा से हो गया। अनिरुद्ध ने अपनी माँ को रूट सा जवाब दिया और वहां से जाने को हुआ, मगर तभी गीतांजलि ने उससे अभय के बारे में पूछ लिया। अभय कहाँ है? आप खुद ही पूछ लो उन्हें फ़ोन करके। एक बार फिर से अनिरुद्ध ने रूट से स्वर में अपनी माँ को जवाब दिया और अपने रूम में चला गया। तभी कुसुम घबराते हुए बोली, भाषा कहीं अभय उस आयशा के पीछे पीछे तो नहीं चले गए फिर से? अगर उस आयशा ने फिर से उन्हें अपने जाल में फंसा लिया तो? तभी केतकी हंसते हुए बोली, कुसुम, हर कोई तुम्हारे जैसा नहीं होता चालबाज। आयशा की जैसी तो तुम कभी भी नहीं बन सकती, और ना ही अभय के दिल में अपने लिए वो जगह बना पाओगी जो जगह आयशा के दिल में, उसके दिल में आयशा की के लिए पहले से बनी हुई है। केतकी कुसुम को नीचा दिखा रही थी, उसे आयशा के साथ कंपेयर कर रही थी, जो कि गीतांजलि को पसंद नहीं आया। वह केतकी को डांटने लगी, खबरदार केतकी, जो तूने मेरी बहू को उस 2 कौड़ी की लड़की के साथ तोला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हाँ। तभी केतकी फिर से हंसते हुए बोली, तुम्हारे जैसा बुरा कोई हो भी नहीं सकता, और ना ही तुम्हारे जैसा कोई गिर सकता है कोई। एंड बाय द वे, तुम आयशा को 2 कौड़ी की कहने से पहले खुद को देखो ना कि तुम कितने कौड़ी की हो। गीतांजलि। केतकी ने आज पहली बार अपनी बड़ी बहन के साथ इस तरह से बात करी थी, जिसके बाद गीतांजलि का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसका ईगो हर्ट हो गया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ इस तरीके से बात करने की? तमीज़ भूल गई हो क्या अपनी? बहन हूँ मैं तुम्हारी, बड़ी बड़ी बहन से कोई ऐसे बात करता है? गीतांजलि केतकी पर चिल्लाने लगी तो जानकी बीच में बोल पड़ी, केतकी के बचाव में। हमारे घर की बहुओं से मेहमान को इस तरह से बात करने का हक नहीं होता है। मेहमान हो तो मेहमान की तरह रहो। शादी हो जाने के बाद तुम यहाँ से जा सकती हो। दूसरों के घर में ज़्यादा दिन नहीं रुकना चाहिए। जानकी का ऐसा कड़वा व्यवहार देखकर गीतांजलि का मुंह खुला रह गया। उसकी आंखें तो अब आंसुओं से भर आई थी। तभी उसकी नज़र मेन एंट्रेंस पर पड़ी। मेन एंट्रेंस से घर के अंदर के लिए अभय दाखिल हुआ। उसकी आंखों में ब्लैक शेड्स थे। उसका ऑरा काफ़ी स्ट्रॉन्ग और अट्रैक्टिव लग रहा था। उसने अपनी फैमिली में सभी को इग्नोर किया और स्टडी रूम में जाने लगा, मगर तभी कुसुम ने उसे पीछे से आवाज़ लगाई, अभय। कुसुम की आवाज़ लगाने पर वो रुका, मगर पलटा नहीं। तो कुसुम ने आगे कहा, अभय, हमें हमारा सामान आपके कमरे में सेट करना है, हमारी मदद कर दीजिए प्लीज़। अभय ने कुसुम की बात पर कोई जवाब नहीं दिया। तभी उसकी नज़र धानी पर पड़ी, जो चाय की ट्रे लेकर आ रही थी। उसने धानी को आवाज़ लगाई तो वो
तुरंत उसके पास आई। जी भाई साहब। धानी उसके ठीक सामने आकर खड़ी हो गई। मेरे बेडरूम को लॉक कर दो और कीज़ मुझे ला कर दो, अभी इसी वक्त, अभय ने धानी से र्यूटली कहा। जी भाई साहब, मैं पहले ये चाय। धानी अभय को चाय की ट्रे दिखाने लगी, मगर अभय को उसके इस बहाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ा। उसे गुस्सा आ गया। उसने उसके हाथ में मौजूद चाय की वो ट्रे उछाल कर फेंक दी हवा में और बोला, इस घर में अब वही होगा जो मैं कहूँगा। अब ये घर फिर से पहले जैसा हो गया है जैसे 1 साल पहले था। तो ध्यान रहे कि कोई भी मेरी बात को काटने की हिम्मत ना करे, वरना अंजाम क्या होगा मुझे गुस्सा दिलाने का वो तुम बहुत अच्छे से जानती हो। इतना कहकर अभय वहाँ से चला गया। अभय के इस रूप से कोई अनजान नहीं था, सिवाय गीतांजलि, कुसुम और बाकी के ठाकुर खानदान के। ये वही पुराना अभय था जो शादी से पहले वाला अभय था, घमंडी, बेरहम और मगरूर आदमी, जिसे अपने आगे कोई दिखाई नहीं दिया करता था। ये सब क्या था? गीतांजलि बड़बड़ाई तो केतकी बोली, हमारा पुराना अभय वापस लौट आया है। यानी कि अभय का सोया हुआ जानवर वापस से जग चुका है। क्या मतलब है तुम्हारा? गीतांजलि ने उससे पूछा। उसके चेहरे पर परेशानी की लकीरें भी साफ दिखाई दे रही थी। उसे डर था अभय से। अब कहने का मतलब ये है कि अभय अब वापस से पहले जैसा हो गया है, जिसके आगे 50 बार गिड़गिड़ाना पड़ता है, जो दवाई तक के लिए इंसान को तड़पा देता है। बहुत ही बेरहम। वैसे ट्रेलर तो तुमने देख ही लिया होगा ना, अभी थोड़ी देर पहले जो उसने तानी के साथ किया। इससे भी बुरा है हमारा अभय, केतकी ने जवाब दिया। तो गीतांजलि चुप हो गई। तभी कुसुम बोली, मगर चाची, जब आयशा थी तब तो अभय ऐसे बिल्कुल भी नहीं थे। फिर हमारी बारी में अभय इतने बेरहम क्यों हो गए? हम उनके जीवन साथी बनने जा रहे हैं, उन्हें हमारी बात सुननी होगी, हमारी बात माननी होगी। अगर वो आयशा को अपने सिर का ताज बना सकते हैं तो हमें क्यों नहीं बना सकते वो अपने सिर का ताज? अब हम उनकी बीवी बनने जा रहे हैं। कुसुम केतकी से बोली, क्योंकि तुम आयशा की जगह नहीं ले सकती कभी। आयशा अभय के दिल के बहुत करीब रहती है। उसने हमेशा से अभय के दिल पर राज किया है, और मर्द के दिल पर राज करने का हक भी सिर्फ उसकी पसंदीदा औरत को ही होता है। तुम अभय की पसंद कभी नहीं बनोगी। तुम और गीतांजलि तो अपनी खैर बनाओ, क्योंकि जिस दिन अभय सच्चाई तक पहुंच गया ना, उस दिन वो माँ बेटे के बीच का रिश्ता तक भूल जाएगा। और हम में से तो मदद की गुहार भी मत लगाना किसी से। आई बात समझ? ये लास्ट लाइन केतकी ने गीतांजलि को घूरते हुए कही। वहीं स्टडी रूम में अभय अब भी आयशा की तस्वीर को निहार रहा था अपने फ़ोन में। उसे आयशा की आवाज़ सुनने का काफ़ी मन हो रहा था, इसलिए उसने ख़ास तौर पर नया सिम लिया था पर्सनली, आयशा से बात करने के लिए, उसकी आवाज़ सुनने के लिए, क्योंकि वो जानता था कि आयशा उसका पुराना नंबर तो कभी पिक नहीं करेगी अब। इसलिए उसने ये सब पहले ही डिसाइड कर लिया था। अभय ने आयशा का नंबर अपने नए सिम में डायल किया और साथ में रिकॉर्डिंग भी ऑन कर दी थी, ताकि उसकी आवाज़ को रिकॉर्ड कर सके। दोनों ही रिंग में आयशा ने अभय की वो कॉल पिक कर ली। हेलो। आयशा की आवाज़ सुनते ही अभय ने अपनी आंखें बंद कर ली। उसके दिल को अब सुकून मिल चुका था आयशा की आवाज़ सुनकर। हेलो। आयशा ने फिर से हेलो किया, मगर अभय बस उसकी आवाज़ में ही कहीं खो सा गया। हेलो। हेलो, मैं जानती हूँ अभय कि ये हरकत तुम ही कर रहे हो। मत करो, ऐसी हरकत अब मत करो। तुम्हारी शादी होने जा रही है, अब बाप बनने जा रहे हो, अब तुम्हें ऐसी हरकत शोभा नहीं देती है, आयशा ने कहा, और अभय की बात सुने बिना ही कॉल को एंड कर दिया। अभय आयशा की बात सुनकर बिल्कुल भी गुस्सा नहीं हुआ, बल्कि वो तो इस बात से खुश था कि आयशा उसे इतनी आसानी से पहचान गई, उसके बिना बोले ही। वहीं आयशा और सायशा अपनी दीदा के साथ अब दिल्ली पहुंच चुके थे।
नहीं पुत्र, तूने ठीक नहीं किया बेचारे अभय के साथ। क्यों दिया तूने उसे तलाक? रेस्टोरेंट में बैठकर दीदा आयशा पर काले बादल की तरफ फट गई, उसे डांटने लगी। ओफो दीदा, आप मेरी दीदा नहीं हो सकते, क्योंकि अगर आप मेरी दीदा होते तो आप मेरे बिना कहे ही समझ आते कि आपकी पोती बिना वजह कुछ नहीं करती है। अभय को तलाक देना ज़रूरी था, क्योंकि कुसुम को हम सब ने हमेशा हल्के में लिया है। सब ने उसे बहुत सीधा समझा है। हम उसे इतनी आसानी से बेवकूफ़ नहीं बना सकते थे, वरना वो सबूत के तौर पर तलाक के पक्के वाले कागज़ मांगती, जिसमें कोर्ट की स्टैंप लगी होती है। फिर हम वो कागज़ कहाँ से लाते? उससे हम पे चुटकियों में शक हो जाता कि हम उसके साथ खेल खेल रहे हैं। अब बस कुसुम को तसल्ली हो गई होगी उन कागज़ों को देखकर कि मेरा और अभय का तलाक फाइनल हो चुका है, और अब वो खुशी के मारे नाचेगी। दीदा, असली खेल तो अब शुरू हुआ है, क्योंकि आयशा पूरी बात कर ही रही थी, लेकिन तभी सायशा बीच में बोल पड़ी। क्योंकि बिल्ली चूहे को मारने से पहले उसके साथ खेलती है, उसे उछाल उछाल कर। वही अब नीनी कुसुम बहन जी के साथ करेगी, उसे उछाल उछाल कर खेलेगी उसके साथ। आप टेंशन मत लीजिए, हाँ, बहुत जल्द कुसुम का पर्दाफाश होगा, बस आपको हमारा साथ देना होगा। आयशा और सायशा की पूरी बात सुनने के बाद दीदा खूब जाकर तसल्ली हुई इस बात की कि आयशा कम से कम अभय पर भरोसा तो करती है अब भी, इसीलिए वो उससे दूर होकर भी उसे कुसुम जैसी चालबाज लड़की से बचाने की कोशिश में लगी थी। दीदा, आपको हमारी मदद करनी होगी, हमें बहुत बड़े बड़े रिस्क भी लेने होंगे, बस आप डरना मत, हमारा साथ देना, ओके, और हमें फुल मोटिवेट करना। आयशा उम्मीद भरी नज़रों से अपनी दीदा को देख रही थी, क्योंकि उसे शक था कहीं दीदा उनकी बात को टाल ना दे। ठीक है, अभी तो मैं तेरी टीम में हूँ, बाद में मैं अभय की टीम में खिसक जाऊँगी और उसके साथ मिलकर तेरी तुम दोनों की कुटाई करूँगी। मेरे बेचारे बच्चे को तुम सब परेशान कर रहे हो, बहुत गलत बात है ये। उस गीतांजलि को तो नरक में भी जगह नहीं मिलेगी कभी। कल तक तो वो हम सबके पीछे पड़ी थी, मगर अब तो वो अपनी ही औलाद को डस बैठी, नागिन कहीं की। दीदा काफ़ी गुस्से से कड़वे शब्द गीतांजलि के लिए कह रही थी। डोंट वरी दीदा, हमें बस गीतांजलि आंटी और कुसुम को ये साबित करना होगा कि मैं बीच से हट चुकी हूँ। अब उन दोनों का रास्ता साफ है। उधर वो दोनों बेफिक्र होकर शादी की तैयारियां करेंगी, और इधर हम उनके बनाए जाल को काटने का रास्ता ढूंढेंगे। आयशा अपनी दीदा से बोली, और फिर वो तीनों मिलकर आगे की प्लानिंग करने लगी कुसुम और गीतांजलि के खिलाफ। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको आज का एपिसोड अच्छा लगा तो कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।